वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल साइकिल के अंतर्गत सीडीके क्या होता है, साइक्लिन्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सीडीके और साइक्लिन्स के रोल क्या होते हैं सेल साइकिल के प्रोग्रेस में। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो आप देख सकते हो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता आता है G1 S G2 M फेज में डिफरेंट सीडीके और साइक्लिन्स का रोल क्या होता है, और साथ साथ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स कितना रोल प्ले करती हैं। उन्हीं को लेके ये लेक्चर्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इन द सेल साइकिल। सभी लोगों को रिप्लाई देंगे कि प्राइमरी रोल ऑफ सीडीके का क्या होता है सेल साइकिल के अंदर। टू रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन में टू प्रमोट द सेल साइकिल अरेस्ट। सी ऑप्शन टू इनिशिएट सेल डिवीजन। डी ऑप्शन टू कंट्रोल प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल। सीडीके का क्या रोल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन के अंतर्गत। तो आप बताएंगे मुझे क्या इसका आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू कंट्रोल द प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल। जब हम बात करते हैं टू कंट्रोल द प्रोग्रेस सेल साइकिल, सीडीके एक एंजाइम था, जैसा कि आप जानते हो कि सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अगर इसकी हम बात करें, साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है और काइनेज क्या है, एक एंजाइम है। काइनेज एंजाइम्स क्या करता है, जैसा कि आप जानते हो, अगर मैं बात करूं दैट रेगुलेट द सेल साइकिल बाय फास्फोराइलेटिंग टारगेट प्रोटीन कंट्रोलिंग द सेल साइकिल प्रोग्रेस। अगर मैं बात करूं तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर मैं बात करें तो हम देखें कि साइक्लिन क्या होती है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। और ये क्या है, काइनेज। काइनेज का काम क्या होता है, फास्फोराइलेशन करना, फास्फोराइलेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, कहते हैं कि टारगेट प्रोटीन। तो काइनेज, अब देखिए साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, जब यह बाइंड करती है काइनेज से तो काइनेज एंजाइम एक्टिव फॉर्म आता है, इसीलिए रखा गया है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। यानी ऐसा काइनेज जो साइक्लिन रेगुलेटरी बाइंडिंग से जब बाइंड होता है तब जाके एक्टिव होता है, जिसे कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। और यह टारगेट प्रोटीन, जो डिफरेंट टारगेट प्रोटीन होती है G1 S G2 M फेज में, उनसे बाइंड करती हैं, उनको एक्टिवेट करती हैं और सेल साइकिल की प्रोग्रेस को कंट्रोल करती है। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कई तरीके का होता है अलग अलग फेज में। और इसकी हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जैसे आप देख सकते हो साइक्लिन डी सीडीके फोर्स, ये G1 स्टेट का है। साइक्लिन ई सीडीके 2, यह क्या करता है, G1 से S ट्रांजिशन फेज में काम करता है, ट्रांजिशन फेज में काम करता है, G1 to S होता है। यहां पे आपका देखेंगे इस तरह से देखेंगे साइक्लिन बी सीडीके फर्स्ट, ये कहाँ होता है, एम फेज का। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप देखेंगे साइक्लिन ए सीडीके, ये एस फेज का साइक्लिन ए और सीडीके 2। यानी आपने देखा साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, सीडीके 2 क्या है आपका, एक काइनेजेज है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज है, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। G1 में आपने देखा साइक्लिन डी सीडीके 4 और सीडीके 6 काम करते रहते हैं। G1 से साइक्लिन एस फेज में जब सेल साइकिल प्रोग्रेस करती है तो वहां पे कौन सा काम करता है, साइक्लिन ई और सीडीके 2 काम करता है। डीएनए रेप्लिकेशन, जैसा कि आपको पता है एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। उस समय जो साइक्लिन काम करता है, साइक्लिन ए और सीडीके 2 कॉम्बिनेशन काम करता रहता है। यह रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पे मेंटेन करती है सेल साइकिल की प्रोग्रेस को। वहीं पे आप देखोगे अगर एम फेज की बात करोगे तो वहां पे कौन काम करेगा, साइक्लिन बी और सीडीके फर्स्ट। तो आपने देखा कि इस तरह से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो होते हैं डिफरेंट फेज को रेगुलेट करते रहते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये G1 फेज को रेगुलेट कर रहा है, ये साइक्लिन ए और सीडीके क्या करता है, G1 to S का ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फेज को कंट्रोल करता है। और ऐसे ही आप देखोगे साइक्लिन भी एम फेज को रेगुलेट करता रहता है। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस की बात करें तो आप देख सकते हो
हर फेज में अलग अलग साइक्लिन और सीडीके पार्टनर के रूप में काम करते रहते हैं। वर्टिब्रेट के अगर अंदर हम स्टडी करें, वर्टिब्रेट के अंदर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जीवन सीडीके की मैं बात करूं तो वहां पे साइक्लिन डी आपका है, और साइक्लिन की मैं बात करूं तो और जो सीडीके का पार्टनर सीडीके 4 और सीडीके 6 होता है। जीवन एस की मैं बात करूं, जीवन फेज से एस फेज में जब ट्रांसफर होता है तो वहां पे साइक्लिन कौन काम करेगा, साइक्लिन ई काम करेगा और सीडीके 2 काम करेगा। एस सीडीके के रूप में बात करें तो साइक्लिन ए और सीडीके 2 काम करेगा। एम सीडीके की बात करें साइक्लिन बी और सीडीके फर्स्ट। ऐसे ही आप देखोगे साइक्लिन और सीडीके पार्टनर की बात करूं तो बॉडी लिस्ट के अंदर ये है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू साइक्लिन रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। कैसे साइक्लिन रेगुलेट करती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। ऑप्शन फर्स्ट, बाय डिग्रेडिंग सीडीके, by binding to the CDK and activating them. C option, by inhibiting the synthesis of CDK. D option, by preventing CDK from binding to the target protein. अभी पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन आपने देखा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो रिप्लाई देंगे बाई बाइंडिंग टू सीडीके एंड एक्टिविटी। साइक्लिन सीडीके को कैसे एक्टिवेट करती है, साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, जैसा कि आपको पता है साइक्लिन क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, और सीडीके क्या है, एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। काइनेज को एक्टिव बनाने के लिए रेगुलेटरी प्रोटीन उससे बाइंड करती है और उसको एक्टिवेट करती है ताकि सेल साइकिल की प्रोग्रेस को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, बाइंडिंग टू सीडीके एंड एक्टिवेट देम। जैसा कि मैंने आपको बताया साइक्लिन क्या है, अगर ऑप्शन की बात करें तो साइक्लिन रेगुलेटरी प्रोटीन है और काइनेज को फास्फोराइलेशन में मदद करती रहती है। ये डिफरेंट टाइप की सेल साइकिल की बात हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन इन द सेल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का सेल साइकिल में रोल क्या है। सभी लोग रिप्लाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा। टू प्रमोट सेल साइकिल अरेस्ट, to inhibit cyclin synthesis, B option. C option, to activate CDK. D option, to regulate G1S transition. रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का क्या रोल है सेल साइकिल में, करेक्ट आंसर क्या होगा, टू रेगुलेट द G1S ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, G1S ट्रांजिशन को रेगुलेट करता रहता है। रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन्स क्या करता है, कंट्रोल द G1S ट्रांजिशन बाय इनहिबिटिंग द E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन नीडेड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं बात करूं PRB, PRB क्या है, एक रेटिनोब्लास्टोमा जो आपकी प्रोटीन्स होती है, PRB प्रोटीन से कहा जाता है, ये क्या होती है, एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन की तरह काम करती है। एक क्या होती है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होती है। इसका काम क्या है, टू चेक द कैंसर ऑफ रेटिना। यह रेटिना के कैंसर को रोकता है। पीआरबी प्रोटीन क्या होती है, आरबी प्रोटीन से भी कहा जाता है, यह एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। यह क्या करती है, रेटिना के कैंसर को रोकता रहता है। अब ये कैसे रोकता है, सेल साइकिल को अनकंट्रोल होने से, यानी अनकंट्रोल सेल डिवीजन से रोकता है। तो ये क्या करता है, पीआरबी क्या करता है, एक E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, उससे बाइंड किया जाता है और उसको क्या करता है, रोकता रहता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इन चीजों को। ये एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है जो E2F से क्या हुआ है, बाइंड है, बाइंड करके इसको रोकता रहता है पीआरबी। तो ट्यूमर सप्रेसर और रेटिना कैंसर को रोकता है। लेकिन जब रेटिनो फास्फोराइलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन बाय E2F, कहते हैं कि जब रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का फास्फोराइलेशन हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, E2F को बाइंड अप नहीं कर पाता। देखिए जैसे इसका फास्फोराइलेशन हुआ, E2F इससे रिलीज हो गया फ्रॉम पीआरबी। रेटिनोब्लास्टोमा जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, E2F ट्रांसक्रिप्शन को टाइटली बाउंड करती है। लेकिन जब G1 फेज के साइक्लिन डी और CDK4 ऑब्लिक CDK6,
G1 फेज के साइक्लिन डी और CDK4 और CDK6 क्या करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन PRB का जब फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो E2F को ये बाइंड अप नहीं कर पाता है, E2F रिलीज जाता है। E2F क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये माइग्रेट कहाँ कर जाता है, E2F माइग्रेट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाता है, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन किसका करता है, साइक्लिन, अब देखिए साइक्लिन ए और CDK2, साइक्लिन ए और CDK2 साइक्लिन ई और CDK2 को करता है। अगर मैं बात करूं ये किसको करता है, साइक्लिन ई और CDK2 का, साइक्लिन और CDK2 का फॉस्फोराइलेशन करता है, इसका मतलब सिंथेसिस करता है। और ये क्या करते हैं, आपको पता है G1 से S फेज के ट्रांजिशन में जो साइक्लिन यूज होता है उसका नाम है साइक्लिन ई CDK2। तो आप कह सकते हैं कि यह E2F क्या करता है, उस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन ई का सिंथेसिस करता है जो सेल साइकिल को G1 से S फेज में ट्रांसफर करता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराता है, अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशंस कराता है और रेटिना का कैंसर होने के चांसेस होता है। तो PRB पे क्वेश्चन कभी भी पूछिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है और ये E2F को टाइटली बाउंड करता है। यदि इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो रेटिना का कैंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही काम हो रहा है। E2F यहाँ से रिलीज हुआ, इसने क्या कि जैसे फॉस्फोराइलेशन हुआ इसका PRB का, E2F रिलीज हो गया, इसने क्या किया, सेल साइकिल को प्रोग्रेस कराया। सेल साइकिल प्रोग्रेस में किसको एक्टिवेट करता है, साइक्लिन CDK2 और साइक्लिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। G1 फेज के सेल साइकिल को कौन एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट ऑप्शन, DNA रेप्लिकेशन अकर, बी chromosome condensation aligned at the center equator, cell growth and preparation for the DNA synthesis takes place, D option, sister chromatid separate and move to the opposite pole। आपको बताना है कि G1 फेज में क्या होता रहता है, अगर G1 फेज में क्या घटना होती रहती है G1 फेज में। तो G1 फेज में बेसिकली आप इंपॉर्टेंट है, वहाँ सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द DNA सिंथेसिस होता है। ये वाला ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन इसका सही होता है, सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ द DNA सिंथेसिस। G1 फेज में ये घटना होती है। आपको पता है G1 में क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है, वो सारे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं जो रेप्लिकेशंस के लिए जरूरी होती है, यानी वो सारी तैयारी। और S फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में फिर से उन प्रोटीन एंजाइमों की तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन होता है, जो माइटोसिस M फेज में सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं G1 फेज में क्या होती है, सेल ग्रोथ होती है, प्रोटीन्स बनती हैं। S फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशंस होता है। G2 फेज में फिर से सेल ग्रोथ करती है, उन प्रोटीनों को बनाती है जो M फेज के लिए जरूरी है, N फेज के लिए होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट ट्रिगर द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज इन द सेल साइकिल। सेल को G1 से S फेज में क्या पहुंचाता है, कौन ट्रांजिशन में मदद करता रहता है। ए, एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इनएक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन, और आपका है सी, DNA रेप्लिकेशन, डी है डिग्रेडेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। G1 से S फेज में सेल को ट्रांसफर करने वाली स्टेज क्या है, कौन मदद करता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पीछे ही मैंने बात किया है। G1 से S, सभी लोग रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर का, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जैसा कि आपको पता है G1 टू S फेज में ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, CDK2 साइक्लिन ई, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो कॉम्बिनेशन चाहिए CDK2 और साइक्लिन ई क्या करता है, G1 से S फेज में ट्रांसफर करता रहता है। आप यहां पे देख सकते हो साइक्लिन ई और CDK2 क्या करता है, G1 से S फेज में ट्रांसफर करता है। सेल G1 फेज को कौन करता है, साइक्लिन डी और CDK4 CDK6। और आपको पता है S फेज में कौन होता है, साइक्लिन
CDK2 और M फेज में कौन काम करता है? साइक्लिन B और CDK2। तो आपको याद रखना है G1 to S ट्रांसफर करने वाला कौन है? साइक्लिन E और CDK2 कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो G1 to S फेज का ट्रांजिशन कौन करता है? साइक्लिन E और CDK2। यह कॉम्बिनेशन आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G2 चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल? G2 चेक पॉइंट का फंक्शन सेल साइकिल में क्या है आपको बताना है। टू इंश्योर द DNA रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, ए ऑप्शन। टू रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम G2 टू माइटोसिस फेज, सी ऑप्शन। टू चेक फॉर द DNA डैमेज एंड रिपेयर बिफोर द सेल डिवीजन, टू एक्टिवेट द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन। आपको बताना है कि G2 का जो चेक पॉइंट है वो क्या चेक करता है सेल साइकिल के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्लाई देंगे आप लोग, क्या उसका आंसर होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता बार बार है, आपको जानना अच्छी तरीके से है कि ये करता क्या है। टू चेक द DNA डैमेज और रिपेयर बिफोर द सेल। यह G2 का चेक पॉइंट क्या करता है आपको पता होना चाहिए कि S फेज को चेक करता है कि S फेज में रेप्लिकेशन सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है। अब कोई डैमेज तो नहीं है, यदि डैमेज है तो चेक पॉइंट उसको रोकेगा, उस डैमेज को करेक्ट करेगा, ताकि जब सेल डिवीजन हो तो कभी भी डैमेज DNA या कैंसर कॉज होने के चांसेस ना हो। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो सारी बातें लिखी गई हैं। इसको आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बार बार। देखिए G1S चेक पॉइंट क्या करता है यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे पूछा है G2M चेक पॉइंट, तो G2M चेक पॉइंट क्या करता है? चेक क्या करता है? DNA डैमेज है कि नहीं और कंप्लीशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि G2 चेक पॉइंट्स क्या करता है। अगर आपसे पूछे G2 चेक पॉइंट तो यह चेक करता है कि S फेज में, जो S फेज आपका है, यहाँ रेप्लिकेशन सही हुआ है कि नहीं, इसमें एरर तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, और DNA कंप्लीट रिप्लिकेट हुआ है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, आगे भी पूछ सकता है M चेक पॉइंट्स क्या करता है, G1S चेक पॉइंट क्या करता है? सेल्स की साइज, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, DNA डैमेज, ग्रोथ फैक्टर, इनको चेक करता है कि अब DNA रेप्लिकेशन करने जा रहा है तो G1S का जो चेक पॉइंट हुआ चेक करता है कि रेप्लिकेशन के लिए सारी प्रोटीन रेडी है कि नहीं रेडी है, उसके लिए न्यूट्रिएंट एनर्जी है कि नहीं है, सेल की साइज सफिशिएंट है कि नहीं है। तो यह इंश्योर कहाँ किया जाता है? G1S ट्रांजिशन फेज में। और G2 में चेक किया जाता है कि पीछे सही हुआ था कि नहीं। Next question, which of the following molecule is responsible for the triggering the entry of mitosis from the G2 phase? अब आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है G2 से M फेज में ट्रांसफर करने के लिए। साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A, साइक्लिन B। फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? साइक्लिन B। जैसा कि आप जानते हैं साइक्लिन B क्या होता है, अगर मैं बात करूं साइक्लिन B की, तो साइक्लिन B क्या होता है? M फेज, G2 से M फेज में ट्रांसफर करता है। साइक्लिन B बार बार पूछता है बाइंड टू द CDK फर्स्ट फॉर्म द एक्टिव माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर्स विच ट्रिगर द एंट्री ऑफ माइटोसिस फेज फ्रॉम द G2 फेज। अगर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर यहाँ मिलेगा। अभी पीछे हम लोगों ने बात किया था कि साइक्लिन B एंड CDK2 कॉम्प्लेक्स क्या करता है? G2 से M फेज में ट्रांसफर करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिन B। तो साइक्लिन B रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल साइकिल को प्रोग्रेस करता है G2 से M फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इन द सेल साइकिल? ऑप्शन आपके सामने है। टू रेगुलेट द G1S ट्रांजिशन, टू प्रमोट द DNA रेप्लिकेशन S फेज। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है टू ट्रिगर द एंट्री इनटू माइटोसिस फ्रॉम G2 फेज। डी ऑप्शन टू मार्क स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर द डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द माइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि APC एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डी, टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन। देखिए APC क्या होता है, पहली बात तो आप जानिए कि APC क्या है? एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है जो M फेज में, माइटोटिक फेज में वर्क करता रहता है। इसका काम क्या होता है?
एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है कि एनाफेज को प्रमोट करने वाला है। एनाफेज में होता क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है, दो सिस्टर जो क्रोमेटिड होती हैं वह दोनों क्या करती हैं, अपोजिट पोल की तरफ क्या होती है, पुल होती हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है अपोजिट पोल की तरफ। तो जब अपोजिट पोल की तरफ ट्रांसफर होना है तो नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जो प्रोटीन एनाफेज को रोकती हो, उसके ट्रांजिशन को, एनाफेज को प्रमोट करने वाली रोकती हो, सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करती हो, उनको कोहेसिन प्रोटीन वहाँ होती है जिसको होल्ड की रहती है, तो उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। साथ साथ एम फेज खत्म होने वाला है तो एम फेज को मेंटेन करने वाला एक साइक्लिन बी है जो प्रोटीन उसको भी डिग्रेड करता है। तो आप देखोगे ये करता क्या है, बेसिकली mark specific proteins such as the securin and cyclins for the degradation during the mitosis। ये क्या करता है, दो प्रोटीनों को डिग्रेड करता है, एक सेक्यूरिन को, दूसरा साइक्लिन बी को करता है, ताकि प्रॉपर प्रोग्रेस हो सके एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का। तो आप इसमें देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे काम करता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको समझने की जरूरत है, मैं उसको बताता हूँ। जैसे आप देखो एपीसी ये क्या है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन आपका है। अब ये क्या करता है, अब देखिए ये आपका क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड आपका है। अगर आप यहाँ पे देखो सिस्टर क्रोमेटिड को ये होल्ड किया हुआ है यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन, एक कोहेसिन प्रोटीन है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को, या कहते हैं एनाफेज को प्रोग्रेस से रोकता है, सिस्टर क्रोमेटिड को अपोजिट पोल पे जाने नहीं देता है, तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अलग नहीं होने देता है, और उसको रोकने वाला कौन है, यहाँ कोहेसिन प्रोटीन है। और यहाँ पे आप देखोगे एक एंजाइम है जिसका नाम सिप्रेज एंजाइम है, सिप्रेज एंजाइम। यह सिप्रेज एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन से बाइंड किया है जिसका नाम है सेक्यूरिन। सेक्यूरिन प्रोटीन के नाम है, देखिए यहाँ एनाफेज में बेसिकली होता क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ ट्रांसफर होती रहती है, तो उनको होल्ड करने वाली एक प्रोटीन है जिसका नाम कोहेसिन है, इसका डिग्रेडेशन होना चाहिए। साथ साथ इसको अलग करने वाले एंजाइम को एक्टिव करना है, तो इसको अलग करने वाला एंजाइम कौन है, सिप्रेज। सिप्रेज को होल्ड किया है एक सेक्यूरिन, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसको इनहिबिट किया है। तो जब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है जो E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज की तरह काम करता है। याद रखिएगा E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज। इसका मतलब ये क्या करेगा, जिसको डिस्ट्रॉय करना उसके ऊपर यूबिक्यूटिन प्रोटीन को टैग करेगा। तो इसने क्या किया, इस सिप्रेज को अलग करने के लिए सेक्यूरिन के ऊपर किसको टैग कर दिया, देखो अब याद रखिएगा एपीसी ने क्या किया, इसके ऊपर टैग कर दिया यूबिक्यूटिन। यूबिक्यूटिन प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटियोसोमल इसका डिग्रेडेशन कर देगा, और जैसे इसका डिग्रेडेशन कर देगा, देखो यहाँ पे डिग्रेडेशन कर दिया, डिग्रेडेशन किसका कर दिया, यहाँ पे आपका डिग्रेडेशन हो गया सेक्यूरिन का। सेक्यूरिन प्रोटीन डिग्रेडेट हो गया तो अलग कौन होगा, इंडिपेंडेंट कौन होगा, सिप्रेज एंजाइम। और यह सिप्रेज एंजाइम क्या करेगा, जो वहाँ कोहेसिन प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ क्या करेगा, देखो कोहेसिन को ड्रॉप कर देता है, और इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। देखिए ये दोनों अलग हो रहे हैं अपोजिट। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स दो काम किया। पहला काम तो ये किया कि जो एंजाइम सिप्रेज था जो सेपरेट करता है सिस्टर क्रोमेटिड को, उसको होल्ड किया हुआ रोकने वाला सेक्यूरिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया यूबिक्यूटिन के टैग से, साथ साथ कोहेसिन प्रोटीन को भी रिमूव कर दिया। तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए। और ऐसे काम में आपको ध्यान रखना है, ऐसे टाइम में एपीसी को जो एक्टिवेट करता रहता है, आप अगले डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कैसे किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, सेक्यूरिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, अलग हो गए। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये पॉइंट और आपको यहाँ समझना है कि जो एपीसी है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इसके साथ अगर आपके साथ इसके साथ CDC22 एक फास्फोलाइटिक एंजाइम है, अगर ये बाइंड करता है तो ये क्या करता है, इसको एक्टिव बनाता है। किसको एक्टिव बनाता है, CDC20। CDC20 एक फास्फोलाइटिक एंजाइम है, साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिन काइनेजेस, जो एपीसी को एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिव बनाता है, और ये साइक्लिन बी के डिग्रेडेशन करता है। डिग्रेडेशन किसका करता है,
तो याद रखिएगा एपीसी जब सीडीसी 20 से बाइंड करता है तो एक्टिव होता है और उस समय वो साइक्लिन बी को डिग्रेड करता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। आप देख सकते हो कि G2 फेज के अंदर आप यहाँ पे देखिए साइक्लिन, ये है साइक्लिन बी है। साइक्लिन बी का G2 से M फेज में हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन जैसे M फेज खत्म हो गया, सेल डिवीजन हो गया, साइक्लिन बी की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। अगर उसका डिग्रेडेशन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो आप देख रहे हो G2 के टाइम में एपीसी का कंसंट्रेशन कम है, M फेज में भी क्या करता है कि साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन, लेकिन एपीसी कम है। लेकिन जब M फेज खत्म हो जाएगा, M फेज फिनिश होने वाला है, सेल डिवीजन हो चुका है और सिस्टर क्रोमेटिन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो साइक्लिन बी का काम खत्म। साइक्लिन बी का काम सिर्फ इतना है कि एम फेज को प्रमोट करो। एम फेज जब फिनिश होने वाला है तो आगे फिर से जीवन स्टेज आने वाली है, इसका मतलब साइक्लिन बी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो यह क्या करेगा, सेल साइकिल को एम फेज में होल्ड किया रहेगा। ऐसे टाइम में एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक सीडीसी 20 से बाइंड करता है, अपने को एक्टिव करता है, साइक्लिन बी को भी क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। इसको डिटेल से आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जब CDC 20 प्लस APC होता है तो इस समय ये साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन करता है, याद रखिएगा, डिग्रेडेशन करता रहता है। और जब CDH फर्स्ट प्लस एक CDH फर्स्ट का एंजाइम आपका है और ये जब APC से बाइंड करता है तो ऐसे टाइम में क्या करता है, सेक्यूरिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस। बार बार से पूछता है CDH फर्स्ट जब बाइंड करेगा APC तो सेक्यूरिन सिस्टर क्रोमेटिन को अलग करेगा, CDC 20 जब बाइंड करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा तो उस समय APC क्या करेगा, साइक्लिन बी को डिस्ट्रॉय करेगा। ये क्वेश्चन दोनों कंडीशन बार बार आपसे पूछता रहता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल। तो आपको बताना है स्पिंडल चेक पॉइंट्स क्या करता रहता है। तो आप पहला ऑप्शन आपका है टू इंश्योर दैट DNA रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, to check for the DNA damage before the cell division, to regulate the transition from G2 to M phase, D option to ensure the proper chromosome alignment and segregation are during the mitosis। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। आपको पता है स्पिंडल चेक पॉइंट क्या करता है, आपको पता है कि यह सेंट्रोमियर से जो होता है बाइंड करता है, काइनेटोकोर से बाइंड करता है और 2 स्पिंडल फाइबर सहायता से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, इसको फिर अलग करता रहता है। तो स्पिंडल चेक पॉइंट्स चेक करता रहता है। तो लिखा हुआ है द स्पिंडल चेक पॉइंट्स मॉनिटर द अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टू द स्पिंडल ड्यूरिंग द माइटोसिस, इंश्योरिंग द प्रॉपर अलाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रमोटिंग द एंट्री इनटू एस फेज फ्रॉम द G1 फेज। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको रिप्लाई करना है सेम क्वेश्चन कि कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पांसिबल होता है एस फेज से G1 फेज से एस फेज में ट्रांजिशन के लिए। तो आपको पता है हमने पीछे ही बात की, साइक्लिन E। G1 टू एस फेज का ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है, साइक्लिन E, और इसके साथ कौन होता है, CDK2। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, G1 से एस फेज में ट्रांजिशन होता है, जैसा कि हमने अभी आपसे बात किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो साइक्लिन E और CDK2 क्या करता है, ये G1 से एस फेज का ट्रांजिशन करता रहता है। विच साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग G1S ट्रांजिशन इन द सेल साइकिल। तो G1S ट्रांजिशन फिर से अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो क्या ऑप्शन आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर से वही ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन को चेंज किया है, साइक्लिन और CDK2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज G1 चेक पॉइंट कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल। G1 चेक पॉइंट क्या करता है, पीछे हमने बात किया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से आया हुआ था, फिर से नया क्वेश्चन आया, इस बार G1 चेक पॉइंट आया हुआ है। तो आपको आंसर देना है बाय इंश्योरिंग दैट DNA रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, ए ऑप्शन। बाय मॉनिटरिंग द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू द स्पिंडल, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन बाय रेगुलेटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू एस फेज, डी ऑप्शन बाय चेकिंग द DNA डैमेज एंड रिपेयरिंग इट। G1 चेक पॉइंट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिप्लाई देंगे।
ये क्या करता है, रेगुलेटिंग चेक करता है ट्रांजिशन ऑफ G1 टू एस फेज, कि G1 से एस फेज में ट्रांजिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कंप्लीट है कि नहीं है, रेप्लिकेशन होने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सेल की साइज, सेल को न्यूट्रिशन, एनर्जी, वो सारी चीज़ें मिल रही है कि नहीं, ये सारी चेक पॉइंट कौन करता है, G1 फेज करता है। इसको आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पीछे भी बात किया है कि G1 एस चेक पॉइंट क्या करता रहता है, चेकिंग करता है सेल की साइज, न्यूट्रिएंट, एनर्जी, डीएनए डैमेज, ग्रोथ फैक्टर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है G1 चेक पॉइंट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ p53 प्रोटीन इन द सेल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। p53 प्रोटीन सेल साइकिल में क्या करता है? ए ऑप्शन, टू प्रमोट द सेल साइकिल प्रोग्रेस, टू इनहिबिट द साइकिल डिपेंडेंट काइनेस, सी ऑप्शन, टू प्रिवेंट द एपोप्टोसिस एंड प्रमोट द सेल सर्वाइवल, D option, to induce the cell cycle arrest and trigger the DNA repair or apoptosis। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल साइकिल से बार बार आता है, मुझे रिप्लाई देंगे और टेस्ट करिए अपने नॉलेज को, कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपने सेल साइकिल की हुई है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग मुझे रिप्लाई दें। टू इंड्यूस द सेल साइकिल अरेस्ट एंड ट्रिगर द DNA रिपेयर और द एपोप्टोसिस, द करेक्ट आंसर। पहली बात आपको जानना है कि p53 प्रोटीन क्या है। p53 प्रोटीन क्या, एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होती है दैट कैन इंड्यूस द सेल साइकिल अरेस्ट, अलाउ टाइम फॉर द DNA रिपेयर एट द ट्रिगर द एपोप्टोसिस इफ DNA डैमेज द इरिपेबल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि p53 प्रोटीन एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है और ये कैंसर को रोकती है ट्यूमर्स बनने से। यदि सेल साइकिल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, डीएनए डैमेज हो गया, या करते हैं कि रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, ऐसे टाइम में क्या करता है कि सेल साइकिल की प्रोग्रेस को रोकता है, यानी सेल साइकिल को रोक देता है एस फेज में, और रेप्लिकेशन को सही करने के लिए, इसके एरर को सही करने के लिए रिपेयर एंजाइम्स को प्रमोट करता है। यदि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस करते हैं एपोप्टोसिस। यदि उसने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर है वो सही हो सकता है तो सेल साइकिल को रोकेगा, रिपेयर एंजाइम को प्रमोट करेगा। यदि देखा कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, डीएनए रिपेयर नहीं कर सकता है, ऐसे साइड में पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिस प्रोसेस कहते हैं एपोप्टोसिस। p53 के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज नोन एज द ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, और इसे कहते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्जियन ऑफ जीनोम। गार्जियन ऑफ जीनोम क्यों कहा गया? क्योंकि ये पूरी सेल का क्या है, डीएनए का संरक्षक है। अगर डीएनए में कोई भी डैमेज होगा तुरंत कंट्रोल करेगा, इसे कहते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो डायग्राम शो करता है यही बात शो करता है कि यहाँ पे जब डीएनए में कोई डैमेज हो जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए या हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाए, डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज होता है, नॉर्मली क्या होता है जब सेल साइकिल में सब कुछ नॉर्मल रहता है, डीएनए रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, G1 में, S में, G2 में, M में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे टाइम में p53 प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन नॉर्मल होता है। क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटीन है MDM2 प्रोटीन, क्या करती है, इससे बाइंड करती है और इसको क्या करती है, डिग्रेडेट करती रहती है। याद रखिएगा, जब सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं p53 की, इसका कंसंट्रेशन डिग्रेडेट किया जाता है। एक प्रोटीन है MDM2। लेकिन यदि सेल साइकिल के अंदर डीएनए में कोई डैमेज हो गया, डैमेज अगर हो गया उसके अंदर, तो यह क्या करता है, अगर सेल साइकिल में डैमेज हो गया तो यह तुरंत क्या करता है, सेल साइकिल को रोकता है, डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को, और सेल साइकिल को फिर से रिस्टार्ट करता है। यदि देखा डीएनए जो डैमेज है, नॉट रिपेयरेबल, यह रिपेयर नहीं किया जा सकता है, डीएनए डैमेज को सही नहीं कर सकता है, ऐसे टाइम में क्या करता है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, अगर याद रखिए कुछ प्रोटीन का नाम है जिसका नाम है बैड बॉक्स, प्यूमा, नॉक्सा, ये सब क्या है, एपोप्टोसिस, सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली प्रोटीन है। इन प्रोटीनों को एक्टिवेट कर देता है p53 और सेल को क्या करता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, डेथ एंड एलिमिनेशन ऑफ डैमेज सेल, उस सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी जब
यह P21 प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। यदि डीएनए के अंदर डैमेज है और रिपेयरेबल है, याद रखिएगा मैंने कहा रिपेयर करने लायक है, तो यह सेल साइकिल को रोकेगा, सीडीक्यू को अरेस्ट करेगा और रिपेयर एंजाइम्स को प्रमोट करेगा। रिपेयर होके फिर से सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यदि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसे समय में डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या कंडीशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोन्स, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम या ऑन्कोजेनिक सिग्नल या डीएनए डैमेज हो, हाइपोक्सिया, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो, सब में P53 एक्टिवेट करता है और सेल साइकिल को क्या करता है, चेक करता है, चेक करता रहता है। अब ये सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया। अब सेल साइकिल के अंदर डीएनए रिपेयर को, सेनेसेंस को, ऑटोफैगी को, सब देखें, एपोप्टोसिस को, सारे फंक्शन को यह एक्टिवेट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस फेज चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल? एस फेज चेक पॉइंट का काम क्या है? तो आपको पता है एस फेज चेक पॉइंट्स क्या करेगा? ए ऑप्शन, टू इंश्योर दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट, to check for the DNA damage before the cell division, to regulate the transition from G1 to S phase, or D option, to ensure proper chromosome alignment and segregation during the mitosis। तो मुझे बताइएगा S phase का CDK क्या चेक करता है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? देखो भाई S phase का जो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होता है वह यह चेक करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट और एक्यूरेट है कि नहीं। जो एस फेज आई है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, या डैमेज सही हुआ है कि नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि फ्यूचर में फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि डीएनए डैमेज रहेगा और एम फेज में चले जाएगा तो एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो एस फेज चेक पॉइंट्स क्या करता रहता है? मॉनिटर डीएनए रेप्लिकेशन टू इंश्योर दैट कंप्लीट एंड एक्यूरेट बिफोर द सेल साइकिल टू इंटर द एम फेज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। G2 to M पॉइंट जो चेक पॉइंट होता है ये वही चेक करता है, इसको ही हम बोलते हैं एस फेज। ये पॉइंट्स डीएनए डैमेज और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो एस फेज का ये रिप्लिकेशन चेक करता है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन। माइटोटिक साइक्लिन का कंसंट्रेशन क्या होता है? ए ऑप्शन, राइजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द एम फेज, rises significantly during the S phase, is highest in the G1 phase, is highest in the G2 phase। तो माइटोटिक साइक्लिन कौन होता है? आपको पता हो साइक्लिन बी। तो हमको जानना है कि साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन कब हाईएस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम फेज। जैसा कि आपको पता है कि साइक्लिन बी, mitotic cyclin known as the cyclin B, is the regulatory proteins that form a complex with the cyclin dependent kinase CDK first to trigger the events leading to the mitosis। मैंने आपको बताया कि CDK first और cyclin B यह दोनों क्या करता है? G1 फेज से M फेज, यानी यहां इसकी जरूरत पड़ती है, यानी सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल साइक्लिन बी होता है। इसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट कहाँ होगा? एम फेज में, क्योंकि एम फेज में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने पहले ही बताया था कि एम फेज में कौन काम करता रहता है। आप यहाँ पे देखिए साइक्लिन बी और सीडीके फर्स्ट, ये एम फेज में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन का कहाँ होगा। तो अगर आप देखोगे साइक्लिन का कंसंट्रेशन कहाँ हाईएस्ट होता है? साइक्लिन बी का एम फेज में, माइटोस इंटरफेज में फिर से लो हो गया, और हाईएस्ट कहाँ साइक्लिन बी है? साइक्लिन बी आपने देखा माइटोसिस में हाईएस्ट होता है। आगे देखेंगे, यह अगर और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आप बताइए साइक्लिन डी का कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको पता है साइक्लिन डी किसके लिए होता है? G1 फेज के लिए होता है। इसका कंसंट्रेशन देखिए हाईएस्ट होता है और लगातार बना होता है एम फेज तक। अगर आपसे पूछे साइक्लिन ई, साइक्लिन ई क्या होता है? G1 से एस फेज ट्रांजिशन, ये G1 टू एस फेज का जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए होता है। साइक्लिन ई का हाईएस्ट कंडीशन कहाँ होता है? G1 टू एस फेज में होता है। अब आपसे पूछे कि एस फेज, याद रखिएगा साइक्लिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिन ए का कंसंट्रेशन हाईएस्ट कहाँ आपका है? साइक्लिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था?
एस फेज के लिए, लेकिन इसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ आपको दिख रहा है? G2 फेज में दिख रहा है। तो याद रखिएगा साइक्लिन ए का कंसंट्रेशन एस फेज को रेगुलेट करता है, G2 में हाईएस्ट कंसंट्रेशन, और साइक्लिन बी का देखो हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ है? एम फेज में है। तो आपको याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता रहता है। What happens to the cyclin level during the cell cycle? साइक्लिन के लेवल में क्या प्रभाव पड़ता है सेल साइकिल के अंदर? तो याद रखिएगा साइकिल ए ऑप्शन, साइक्लिन लेवल आर द कांस्टेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल। बी, साइक्लिन लेवल फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द सेल साइकिल पीकिंग एट द स्पेसिफिक फेज। साइक्लिन लेवल डिक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम G1 टू M फेज। डी, साइक्लिन लेवल आर हाईएस्ट ड्यूरिंग द S फेज। अब आपको पता है पीछे ही अभी हमने डिस्क्राइब किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लिन का लेवल क्या होता है? फ्लैक्चुएट करता रहता है। साइक्लिन का लेवल क्या करता है? फ्लैक्चुएट करता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल। आपने देखा है CDK4 का फ्लक्चुएशन, साइक्लिन डी का फ्लक्चुएशन, साइक्लिन ए का फ्लक्चुएशन, साइक्लिन एम का, तो ये डिफरेंट फेज में अलग अलग साइक्लिन का फ्लक्चुएशन करते रहते हैं। इसको हमने अभी देखा, इसी डायग्राम में हमने देखा कि देखिए सबका अलग अलग फेज में अलग अलग कंडीशंस पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, इनका फ्लक्चुएशन अलग अलग फेज में हो रहा है। नेक्स्ट, फास्ट जून MYC-R क्या है? अब आपको बताना है कि फास्ट जून MYC प्रोटीन्स क्या है। ये क्या करता है? प्रोटीन एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैंसरस सेल। बी, प्रोटीन काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन द कैंसरस सेल। C, protein involved in the regulation of the expression of gene involved in the growth promotion. D, protein involved in the ion transport in the cancerous cell. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या करते रहते हैं? ये सब क्या जो करते रहते हैं इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द ग्रोथ। आपको ध्यान रखना है फास्ट जून MYC एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। बताओगे ये सब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले प्रोटीनों को रेगुलेट करते रहते हैं। इसको आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका MYC, फॉस, जून, ये सब क्या है? दिस आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं? यहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन और सेल डिवीजन को रेगुलेट करते रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोहेसिन इज द फॉल्स? कोहेसिन क्या है? मैंने पीछे ही बात किया था, आप फिर से रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कोहेसिन आर यूबिक्यूटेड बाय द APC CDC20। कोहेसिन आर बाउंड बाय DNA during the prophase. Cohesin are bound to the DNA during the S to G2 phase. Cohesin are bound to the DNA during the anaphase. Correct answer क्या होगा? Cohesin are bound to the DNA during the cohesin are bound to the DNA during the anaphase. मैंने कहा था कोहेसिन क्या करता है? सिस्टर क्रोमैटिड को बाइंड किया रहता है, और ये जब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC काम करता है, पीछे हम लोगों ने बात किया था, और ये कोहेसिन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, सिस्टर क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पे क्या करता है? मूव कराने में मदद करता रहता है। वो डायग्राम आपने यहाँ पे देखा था, यही हमने बात किया था। यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन क्या करता था? आपको पता है कोहेसिन क्या कर रहा है? ये होल्ड किया हुआ है दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में पकड़े हुए हैं, और जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये क्या होती है? अपोजिट पोल में मूव कर जाती रहती है। इसको कौन करता है? APC काम करता है। ये देखिए कोहेसिन प्रोटीन्स, ये इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हो, ये इसको होल्ड किया हुआ है सिस्टर क्रोमैटिड को कहता है, और बाद में क्या होता है? जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं अपोजिट साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग would be result if colchicine is added to the sample of the cell to the G2 phase? कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट अगर G2 फेज में कर दिया जाए तो क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? The cell would be immediately die. The cell would be unable to begin M and stay into G2 phase. C option, the chromosome would be coiled and shortened but have no spindle to attach. D option, each daughter cell would be unable to form a spindle. बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम में क्या होगा? अगर आपने कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट दिया है तो क्रोमोसोम पे द क्रोमोसोम वुड क्वाइल एंड शॉर्टन बट नो स्पिंडल टू अटैच, मतलब क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है
क्रोमोसोम्स का क्या होता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं होता है आपके सिस्टर क्रोमैटिड के पॉइंट्स पे, और ये अलग नहीं हो पाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या होती है, एक सेल क्या होती है जिसके पास सिस्टर क्रोमैटिड नहीं पहुंचता है, दूसरे के पास पहुंचता है, तो सेल की अंदर क्रोमोसोम की डबलिंग होने का चांसेस रहता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्रोमोसोम डबलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। क्रोमोसोम की डबलिंग किसकी सहायता से होती है, अभी ऑप्शन आपने देखा, कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट से होती रहती है। कोल्चिसिन दिया है, कोल्चिसिन इनहिबिट द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन क्रिटिकल फॉर द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द माइटोसिस। यानी सिस्टर क्रोमैटिड को अलग होने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बाइंड करती है सिस्टर क्रोमैटिड के पॉइंट से, उसको बाइंड होने से रोकता कौन है, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन के रोकने की वजह से क्या होता है, पॉलीप्लाइडी कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं, क्रोमोसोम डबलिंग होने के चांसेस रहते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग में बेनिफिशियल हो सकते हैं। What is the primary function of G1S cycling CDK complex in the cell cycle? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, G1S cycling CDK complex का रोल क्या होता है, तो मैंने पीछे ही बताया था। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग रिप्लाई दीजिए। टू इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइक्लिन ई और CDK2, साइक्लिन ई और CDK2। जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे साइक्लिन ई और CDK2 क्या करता है, इसको ट्रांजिशन में मदद करता रहता है। तो आपने इस तरह से देखा, हम लोगों ने बात किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात किया, और आज मैं आपके सामने लेके आया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल्स, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट देखा, G1S, G2, साइकिल डिपेंडेंट काइनेसिस क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स इंपॉर्टेंस कौन होती है, कैसे इसको रेगुलेट करता है। फिर से मैंने नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।